स्वागत करता हूँ जीएस विद संजय में। पिछली क्लासों में अपन ने जाना था डिजिट क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, उन दोनों में अंतर क्या होता है, ये चीज़ें अपन ने अच्छे तरीके से जान ली थी। आज अपन नंबर की क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। किन किन प्रकार के नंबर्स होते हैं, कितने प्रकारों से उन्हें बांटा जाता है और कौन से अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और कौन से नहीं आते हैं, ये बात भी मैं बताऊंगा। क्लासिफिकेशन पर पहुंचने से पहले मैं आपके लिए दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक डेसिमल यानी कि दशमलव, दशमलव के बारे में आपको पता होगा पर थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो बेसिक है नंबर लाइन, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अपन डेसिमल से। डेसिमल यानी कि दशमलव, डेसिमल और दशमलव। इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं और हिंदी में अपन उनको दशमलव कहते हैं। क्या होता है दशमलव? दशमलव एक आपकी शुद्ध हिंदी में कहें तो एक बिंदी है, एक पॉइंट है, लेकिन यह बहुत काम का है। कैसे काम का है? और यह बहुत अंतर कर देता है दोनों नंबरों के, जो इस साइड है और इस साइड है, दोनों के बीच में एक प्रभाव डाल देता है। किस प्रकार का? मान लो कि यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ भी आपका 2 ही है, ठीक है। 2.2 एक वैल्यू हो गई आपकी 2.2। अब जो डेसिमल है, डेसिमल है आपका, डेसिमल क्या करता है? जैसे कि यहाँ पर आपका 2 लिखा है और इस 2 को आप यहाँ पर कितने भी जीरो लगा दो, कितने भी आप जीरो लगा दो, ये रहना आपका 2 ही है। यानी कि डेसिमल के आप जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे और यहाँ कितने भी जीरो लगाते जाएं तो फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, संख्या कोई रहनी है, ठीक है। अंतर कब पड़ता है? यहाँ कोई संख्या होती, यहाँ कहाँ से आ जाएगी लेकिन, ठीक है। तो इसी प्रकार जब दशमलव होता है, दशमलव है आपका और यहाँ पर आपकी कोई संख्या लिखी है, 2 लिखी है, और इसके बाद कितने भी आप जीरो लगाते जाओ, कुछ भी करो, 20 करो, 200 करो, 2000 करो, 20,000 करो, 2 लाख करो, लेकिन आपका यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। क्या लगा है? दशमलव। तो इन जीरो का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ इन जीरो का कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार से दशमलव के बाद अगर राइट हैंड साइड में आप जीरो बढ़ा रहे हैं, नंबर के बाद आप जीरो बढ़ा रहे हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, वो व्यर्थ है। लेकिन ये व्यर्थ जीरो भी काम में आते हैं। कब काम में आते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, किस प्रकार से काम में आते हैं। जब अपन डिवीजन करते हैं, जब अपन भाग देते हैं, तो इन जीरो की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दशमलव पे, फिर से आते हैं। तो दशमलव होते हैं आपके 3 प्रकार के, 3 प्रकार के दशमलव होते हैं। पहला आपका होगा शांत दशमलव। शांत दशमलव के लिए अंग्रेजी में कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरी प्रकार की जो आएंगे आपके डेसिमल वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। हिंदी में क्या कहेंगे उन्हें? अशांत दशमलव तथा आवर्ती दशमलव। आवर्ती का अर्थ क्या है? आवर्ती का अर्थ है यहाँ पर एक कोई पैटर्न फॉलो करना, एक कोई भी एक पैटर्न बन गया नंबर का, उसी को वो फॉलो करते जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं। मतलब कि हिंदी में कहें तो आपके होंगे कौन से? अशांत दशमलव तथा गैर आवर्ती दशमलव। यानी कि पहली बात तो वो अशांत होंगे, वो रुकेंगे नहीं। दूसरी बात, वो कोई एक पैटर्न भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अब उनको समझते हैं एक एक करके। पहले अपन लेते हैं आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में कहें
तो आपके कौन से आ जाएंगे, शांत, जो शांत है भैया, शांत दशमलव, कौन से, शांत दशमलव, जो शांत हैं उन्हें शांत दशमलव कहेंगे। अब किस प्रकार से शांत हैं ये बात भी तो जाननी है। तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 22 ले लूं, ठीक है। या आपका ठीक है 22 ले लेते। 22 को अपन जब अगर 8 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 22 का भाग 8 से करते हैं, कैसे होगा भाग, यहाँ 22 लिखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, इतना तो आता है सबके लिए कि 8 दूनी कितने होते हैं 16, और जब 22 में से 16 को घटाया तो क्या मिला 6, क्या मिला 6। अब ये जो 6 है ये 8 से छोटा है, अभी भाग तो ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि वो तो खुद छोटा है। अब इसके लिए बड़ा करना है, तो बड़ा किस प्रकार से कर लें, यहाँ पर अपन अपने उत्तर में दशमलव ले लें, क्या ले लें, डेसिमल। डेसिमल लेने से, डेसिमल लेना मतलब कि यहाँ पर आपका 1 0 आ जाना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि दशमलव के बाद कितने भी 0 आते रहे उनसे संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसी प्रकार अपन दशमलव से यहाँ पर 0 ले सकते हैं। इसमें कोई भी रूल आपका गलत नहीं होगा, सब कुछ आपकी मैथमेटिक एकदम सही चलेगी, ठीक है। तो यहाँ 60 हो गया, 8 से बड़ा हो गया। अब अपन को 60 को भाग देने में सहूलियत हो गई, अभी वो छोटा था अब तो बड़ा हो गया, अब अपन कर सकते हैं भाग। तो 8 7 56, ये बात अपन जानते हैं कि 7 बार जब गुणा करेंगे, ठीक है, 8 7 56, 7 बार जब 8 का 7 बार गुणा करेंगे तो 56 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 56, और 60 में से जब 56 हटाएंगे तो क्या आ जाना है आपका 4, क्या आ जाना है 4, और दशमलव तो अपन ले ही चुके थे तो 1 0 फिर अपन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। लेकिन 0 सिर्फ एक ही लेना है एक बार में, अगर कहीं जरूरत पड़ी कि 2 0 चाहिए, ठीक है ना, 2 0 चाहिए तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ फिर अपन को यहाँ पे 1 0 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 0 ले सकते हैं, ठीक है। पर एक आप एक बार में ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हो गया 40, कितना 40, यहाँ है 8, तो 8 5 या 40, 8 5 40, तो पूर्ण रूप से क्या हो गया आपका भाग, ठीक। उत्तर क्या बना 2.75, यानी कि जब 22 का भाग 8 से किया तो आपका उत्तर आ गया 2.75, 2.75, क्या आया 2.75। अब आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद जो डिजिट आए, कितने डिजिट आए 2 डिजिट आए, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है, और यह शांत है, मतलब कि यहाँ तक तो चला और उसके बाद क्या हो गया आपका शांत। एक दशमलव के बाद संख्या यहाँ तक तो चली, 2 अंकों तक तो चली, हो सकता है 5 तक जाए, 6 तक जाए, 7 तक जाए, अलग अलग नंबर पे आप डिवीजन करके देखना, कोई भी नंबर उठाना उसका डिवाइड करना तो वो कहीं तक जाएगा और रुक जाएगा। पर कुछ नंबर होते हैं जो नहीं रुकते, वो अपन आगे बात करेंगे। तो ये रुक गया, तो ये क्या हो गया शांत, ठीक है, यानी कि ये हो गया टर्मिनेट। तो शांत दशमलव, तो जो अंक दशमलव के बाद जो नंबर आपका रुक जाए उस दशमलव को अपन क्या कहेंगे, इस वाली डेसिमल को, ये जो यहाँ पर डेसिमल है आपका कौन सा है टर्मिनेट है, ठीक है, टर्मिनेटिंग, शुद्ध हिंदी में शांत, ठीक है। तो ये डेसिमल आपका क्या बना शांत दशमलव। अपन दूसरे पे बात करते हैं, ये तो हो गया शांत दशमलव, ये तो शांतिपूर्वक खत्म हो गया। अब दूसरा लेते हैं, और बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना, एकदम फोकस होकर। जब आप पढ़ते हैं तो उस समय सिर्फ पढ़ाई करें,
चाहे आप आधे घंटे के लिए पढ़ने बैठें, लेकिन उस समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट आराम से हो जाएंगी, नहीं तो नहीं होनी। तो दूसरी अपन लें, वो क्या है आपका, अभी टर्मिनेटिंग था, अब आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा? NON, नॉन, TERMINATING। स्पेलिंग पे भी गौर करना। क्यों करना? अंग्रेजी के एग्जाम में, मतलब अंग्रेजी जो आती है, इंग्लिश आती है, उसमें स्पेलिंग एरर भी आपको आते हैं, तो कोई भी शब्द हो उसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दिया करें। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग, रिकरिंग भी पढ़ते हैं, रिकरिंग भी पढ़ते हैं, जो आपको ठीक लगे। और शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे इसे? आसान, ये नहीं है शांत, ये कैसा है? आसान, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, तथा, तथा आवर्ती, कैसा है? आवर्ती, आवर्ती की स्पेलिंग मुझे ठीक से नहीं पता, पर यही हो सकती है, आवर्ती, ये नहीं, आवर्ती, 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 ये ठीक है। अशांत दशमलव तथा आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये ऐसा करेगा कि दशमलव के बाद कोई अंक लेगा, कोई अंक आएगा, फिर वो उसी अंक को क्या करेगा? रिपीट करेगा, वही का वही। जैसे 3 आ गया तो 3 3 3 3 3, इसी प्रकार से वो उसी पैटर्न को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 के बाद 4 आ जाए, 5 आ जाए, वो जो कुछ आ गया उसी को वो क्या करने लगेगा? फॉलो करने लगेगा, उसी के लिए रिपीट करने लगेगा, उसी पैटर्न के लिए वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। अब ये संख्या कैसे आएगी? एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 20 ले लो। 20 का भाग अपन करते हैं 3 से। इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बस ये चीज़ अपन को जाननी है, ये चीज़ जानेंगे तो जब अपन नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ काम में आ जाएंगे, ठीक है। तो 20 का भाग 3 से दिया, और 3 से दिया तो क्या हुआ? 6 3 हो गए 18, फिर आया दशमलव। यहाँ बता देता हूँ, ये है 20, इसका भाग दे रहे हैं 3 से। कितने से? 3 से। 20 का भाग 3 से दिया तो आया 6, 6 3 18, 7 बार करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 तो 2 जीरो जैसा लग रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब बड़ा प्यारा लग रहा है। तो आया आपका 18 इंग्लिश में, 18 हिंदी में 18, और संस्कृत में भूल गया क्या बोलते थे। यहाँ लगाया दशमलव, ठीक है, यहाँ लगाया दशमलव, क्योंकि यहाँ आए हैं 2, और 2 आपके 3 से छोटे हैं। कैसे हैं? छोटे हैं। 2 के बाद 3 आते हैं, 3 बड़े होते हैं और 2 उनसे छोटे होते हैं। अब छोटे हैं तो 3 से भाग नहीं जा रहा है, और नहीं जा रहा है तो अपन ने लिया दशमलव। दशमलव लिया तो क्या हुआ? यहाँ पर अपन को 0 मिल गया लगाने के लिए, ठीक है। ये बात मैं पहले आपको सबसे स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि दशमलव के बाद अपन 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये 20 2 1 से बन गए, तो फिर वही कहानी होगी, क्या होगी? 6 आएगा, और यहाँ पर 18 आएगा, और फिर 2 बचेगा, और फिर दशमलव की वजह से 0 मिल जाएगा, और 0 मिल जाएगा तो 20 हो जाएंगे, तो फिर 18 आएगा, फिर 6 बार भाग होगा, फिर 6 बार, फिर 6 बार। इस प्रकार से 6 को क्या करने लग रहा है? ये रिपीट करने लग रहा है। 6 के लिए है रिपीट करने लग रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, यानी कि 6.666666 6 6 6 6 6 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। जिस प्रकार से ब्रह्मांड अनंत है, अभी तक अपन पता नहीं लगा पाए कि कहाँ इसका अंत है, तो यह अनंत है, तो ये नंबर भी आपका क्या है? अनंत है। अब पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, लेकिन जाता रहेगा, इतना कन्फर्म है। तो अब इस प्रकार से तो अपन लिख नहीं सकते,
और लिख भी सकते हैं कि आगे जाके इन्फिनिटी कर दो। लेकिन हमारे जो महान महान गणितज्ञ थे उन्होंने अपन को बताया कि इस नंबर को अपन दूसरे रूप में और बड़े सुंदर रूप में और छोटी सी जगह में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर आपका क्या आ रहा था 6, और 6 के लिए क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था, और रिपीट कर रहा था तो क्या करो कि इस पर आप बार लगा दो। ये बार क्या है? बार एक चिन्ह है। बार के नीचे जो नंबर जो डिजिट आता है उसका मतलब यह होता है कि यह नंबर आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, यह नंबर आपका इन्फिनिटी तक, अनंत तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या लगा देते हैं, बार। तो देखिए नंबर क्या बना अपना, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेट तो किया नहीं है, टर्मिनेट मतलब रुक जाना, पर ये नहीं रुका, ये तो चलता गया। बट रिकरिंग, रिकरिंग, रिकरिंग यानी कि आवर्ती, आवर्ती यानी कि एक पैटर्न है, उस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, उसी को वो रिपीट कर रहा है बार बार। तो यहाँ पर 6 के लिए वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, वो ही करता जा रहा है 6 6 6। तो अपन ने उसके लिए क्या किया, 6 पर बार लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए समझ में आ चुके होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव क्या होते हैं, आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग अशांत दशमलव तथा आवर्ती दशमलव क्या होते हैं। अब बची है अपनी, मतलब बचा है तीसरा डेसिमल, तो तीसरे पर बात करते हैं। ठीक है, तीसरा डेसिमल कौन होगा, तीसरे डेसिमल पर विचार करते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा डेसिमल क्या, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ए एंड का चिन्ह है। ठीक है, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, हिंदी में क्या कहेंगे इनके लिए, अशांत। हिंदी में क्या कहेंगे इनको, अशांत, अशांत तथा गैर आवर्ती, गैर आवर्ती, गैर आवर्ती। आवर्ती की स्पेलिंग देख लेना क्या है, यही है। लेकिन तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, अशांत तथा गैर आवर्ती, यानी कि ना वो शांत हैं और दशमलव के बाद वो कोई भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, वो होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो अब ये कैसे बनते हैं, तो जैसे कि आपका क्या है, √2 है, वर्गमूल 2। ठीक है, √2 वर्गमूल 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो जो छोटी कक्षाएं थी उनमें अपन इसकी वैल्यू 1.414 मानकर सवाल को हल कर लेते थे कि इसकी वैल्यू 1.414। लेकिन असलियत में इसकी यह वैल्यू नहीं है, यानी कि 1.41 तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ और वैल्यू आएंगी और वो वैल्यू आपकी अनंत तक गई हैं, उनके लिए आप निकाल नहीं पाए। यानी कि जो गणितज्ञ रहे अपन से पहले, उन्होंने बहुत मेहनत की और जो आज भी हैं, लेकिन वो कोई डिफाइन नहीं कर पाए कि यहाँ तक है या इसकी ये है। लेकिन जो छोटे सवाल होते हैं उन सवालों में अपन √2 रखकर वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं, वहाँ पर तो निकल आते हैं। लेकिन जब इसकी बात आप प्रकाश की दूरी इस सब में करेंगे, प्रकाश की गति
वगैरह में करेंगे तो वहाँ पर ये आपके लिए उत्तर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है, फिक्स नहीं है, यानी कि ये डेसिमल के बाद ना कोई पैटर्न फॉलो किया इसने, ठीक है, यह चेंज होती रही वैल्यू और यह चलती गई। अब ये चलती गई है तो ये किस प्रकार की बन गई आपकी √2 की वैल्यू? √2 की वैल्यू आपकी किस प्रकार की बन गई है? गैर आवर्ती वाली, ठीक है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेट तो किया ही नहीं, रुका ही नहीं, ना ही है किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किसी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं किया, यानी कि यह गैर आवर्ती है। अब गैर आवर्ती है तो जाहिर सी बात है जब जो पहले से ही गैर आवर्ती है यानी कि √2 है, पहले से ही गैर आवर्ती है, तो उसका भाग अपन देंगे भी तो आना क्या है? वही चीज आएगी, गैर आवर्ती। जब उसका अंत ही नहीं पता तो कहाँ तक भाग देते चले जाओगे, ठीक है, अंत ही नहीं पता जब, तो कौन सी वैल्यू, जैसे कि आपकी 1.41235794 6 और इस प्रकार से चलती गई। कोई भी ना कोई पैटर्न मिलेगा आपके लिए कि 2 3 5 के बाद फिर से 2 3 5 आ जाए, या 7 9 4 के बाद फिर से 7 9 4 आ जाए, इस प्रकार से नहीं मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो जैसे कि √2 है, √3 है, √4, अब √5, ये देखिए √4 रूट में तो है लेकिन यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 जो है वो आपका जो 4 है, अपन 4 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग जब अपन लिखेंगे तो यह जो है रूट, यह इससे कट जाता है। और कटता क्यों है? ये देखिए, चूंकि ये जो रूट है, वर्गमूल है, इसकी वैल्यू ही क्या होती है? जैसे यह किसी भी एक नंबर पे चढ़ा है, n है, n कोई नंबर है, इस पर है रूट लगा है, इसका रूट, तो इसकी क्या होती है वैल्यू कि n पर 1/2 की घात, n पर 1, इसका मतलब ही क्या होता है? 1/2 की घात। और ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि जब जैसे कि n पे 1/2 की घात है और इसका अपन वर्ग कर दें तो जब भी यह कोष्टक लगा है, ठीक है, यह कोष्टक लगा है और यहाँ एक पावर है, यहाँ एक पावर है, यहाँ एक घात है और यहाँ भी एक घात है, तो इन दोनों घात का गुणा होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 × 2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 और 2 कट के आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये जो 2 है, 2 पर 2 की घात, यानी कि ये 4 है, 4 को बदला अपन ने 2 के वर्ग में, काय में बदला? 2 के वर्ग में, यानी कि 2 पे 2 की घात आ गई। अब 2 पे 2 की घात आ गई और जो ये वर्गमूल था इसकी वैल्यू क्या बताई मैंने? 1/2 होती है, और 1/2 होती है तो कोष्टक की वजह से इनका होगा गुणा, और गुणा होगा तो 2 में से 2 कट के क्या लाएगा? 1, यानी कि 2 पे 1 की घात, तो ये √4 आपका क्या बना देगा? 2, तो ये तो आपका एक नेचुरल नंबर बन गया। तो √4 अगर कहीं आ जाए एग्जाम में बाय चांस और उसमें दे दें ऑप्शन में आपको, ठीक है, कि √3 √4 इन सब में से कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो आपको √4 पर एकदम से टिक कर देना है कि √4 आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नहीं है, यह एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि 4 जो है वो 2 का वर्ग है और वर्ग से आपका वर्गमूल कट जाएगा और यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार से 3 का वर्ग 9, ये अगर 9 कहीं आ जाए आपके में, इसके लिए आप लगा सकते हैं 16, 4 का वर्ग होता है। इसी प्रकार से जितने भी वर्ग जहां आपको वर्ग बनता दिख जाए, 5 का 25, तो उसके लिए आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जो मकसद था वो यही था कि आपको बता सकें कि अगर इस प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप बेहिचक इस पर आंसर लगा सकते हैं। आप रूट देखकर मत घबराना कि रूट इस पर वर्ग स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि मास्टर ने बता दिया कि स्क्वायर रूट लगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, लेकिन उसके पीछे की कहानी भी आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक थी दशमलव की बात, ये थी दशमलव की बात। अब अपन आगे बात करेंगे। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी।
ठीक है। और आप सब कुछ एक रजिस्टर लें और उसमें एकदम अच्छे तरीके से लिखते जाएं उनके लिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब आप देख लिया और बस खत्म है, फिर क्या है। इनको लिखते जाएं। वीडियो आपके पास है, आप उसके लिए जितनी मर्जी चाहे उतनी बार देख सकते हैं, ना कोई पैसा लग रहा है आपका, नेट खर्च होगा, जो नेट आप यहाँ वहाँ वेस्ट करते रहते हैं फालतू की चीज़ों में। अब बात करते हैं अपन, डेसिमल पे चर्चा कर ली, अब बात करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा, ये क्या है? ठीक है, संख्या रेखा बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन वहाँ से मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है आपके लिए, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। तो नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन, नंबर लाइन यानी कि क्या कहेंगे इसे? संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा, खा में आ की माता खा, रेखा गुस्सा हो जाएगी नहीं, संख्या रेखा, नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होती है? ये अपन ने लाइन खींची, क्या खींची? लाइन। लाइन खींचने के बाद, लाइन खींचने के बाद क्या किया अपन ने? माना कि यहाँ कहीं क्या है? जीरो है, जीरो, ठीक है। और यहाँ कहीं आपका इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, रुक जाइए, ये आपका जीरो है। जीरो के राइट हैंड में जब जाएंगे आप, ठीक है, राइट हैंड में सीधे हाथ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 और 2 और 3, इसी प्रकार से आखिरकार आपको क्या मिलेगा? धनात्मक अनंत प्लस इन्फिनिटी। क्या? प्लस इन्फिनिटी। देखिए इस प्रकार के दो चिन्ह होते हैं, एक होता है इन्फिनिटी, एक इसी प्रकार से ऐसा इस टाइप का होता है, उसे अपन अनडिफाइंड कहते हैं। उनमें मामूली सा अंतर है, खैर उस सब पे मत जाइए। तो देखिए 1 2 3 और इस प्रकार से ये चलते जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर, और ये जाएगा आपका अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। और जब जीरो के अपन लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आए तो यहाँ मिला -1, और आए यहाँ तो -2, और आए यहाँ तो -3, और फिर क्या मिला? माइनस इन्फिनिटी। क्या मिलेगा आपको? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। क्या है? माइनस इन्फिनिटी। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? तो देखिए जैसे कि कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लो कि आपका 4 है, पूछा कि 4 कहाँ है, तो 4 कहाँ मिलेगा? 1 2 3, यहाँ कहीं आपको 4 मिल जाएगा। पर मैंने कह दिया कि आप हमें 0.4 बताइए। क्या बताइए? 0.4। 0.4 कहाँ मिलेगा? तो 0.4 जीरो के बाद ही मिलेगा, जीरो के बाद ही मिलेगा, और 1 के पहले मिलने वाला है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में अपन को 0.4 मिलेगा। तो कैसे निकालें कि कहाँ 0.4 होगा? तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है 0 से लेकर 1 तक की, ये जो दूरी है आपकी, ये इतनी वाली, इसके लिए आप 10 टुकड़ों में बांट दीजिए। 10 ही में क्यों बांट रहे हैं? यहाँ सिंगल डिजिट था आपका, सिंगल डिजिट, यानी कि 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 भागों में अपन ने उसको बांटा। 10 भागों में बांटा तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वां आ गया, ठीक है, 10वां यहाँ आ गया। तो चौथा अपन को क्या चाहिए है? चौथा 0.4 चाहिए है। क्या चाहिए? 0.4, यानी कि ये यहाँ पर नंबर लाइन पे आपको क्या मिलेगा? 0.4। क्या मिलेगा? 0.4 यहाँ पर। आपको पूछ लें कि 0.4 और अब हमें बता दो आप 0.45। क्या बता दो? 0.45। तो 0.45 कहाँ मिलेगा? तो अभी देखिए एक अंक था, अपन ने 10 भागों में बांटा था, उसके लिए कितने में बांटा था? 10 में, और अब हो चुके हैं 2 अंक, 45, यानी कि गिनती कहाँ तक जा रही है? 100 तक जा रही है। तो कितने टुकड़े करने पड़ेंगे अपन को 0 के बाद के?
तो अपन को 100 टुकड़े करने पड़ेंगे, 100 टुकड़े। और 100 टुकड़े जब आप करोगे तो इस प्रकार से ले लो कि अपन को चाहिए 45 चाहिए। तो 45 कहाँ मिलेगा? 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में। ये आपका 40 था, 4 था, 40 था, क्योंकि अपन ने एक डिजिट और बढ़ाया। ये 40 था, ये आपका 50 था, और इन दोनों के बीच में अपन को क्या मिल जाएगा? 45, यानी कि 0.45। इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। ये आपने बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया होगा, ये बस मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ। तो यहाँ तक की तो बात हो गई सुनिश्चित कि चलो ये तो आपका ठीक है, हो गया। पर जो मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है? अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे, हाँ, अगर मैं कहूँ कि रूट टू बता दो कहाँ है, तो रूट टू के लिए क्या करोगे आप कि रूट टू कहाँ मिलेगा? तो रूट टू के लिए थोड़ी मेहनत लग जाएगी। रूट टू बताने के लिए जरा सी, रूट टू बताने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये 0 है, अच्छा वाला, ठीक है। रूट टू बताने के लिए आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किस प्रकार की मेहनत, क्या करें, कैसे रूट टू बताएं कि नंबर लाइन में रूट टू कहाँ है तो, पर कहाँ है? तो क्या करेंगे, इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपको रूट टू चाहिए है तो आप क्या कीजिए, ये कोई नंबर है, जैसे मान लो 2 के लिए n लिख लो, इसमें से -1 करो, उसमें रूट लगा दो, यानी कि 2 में से 1 चला गया तो क्या बचा? √1, और √1 यानी कि 1। तो आप क्या करो, ये जो 1 है, ये जो आपका 1 है, इस पर जितना आपका ये है बेस, इतनी आपको क्या लेनी है? हाइट लेनी है, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों छोर के लिए जो एंड्स हैं आपके, आखिरी सिरे हैं, आखिरी सिरों के लिए आप क्या करो? मिला दो, ठीक है। आखिरी जो आपके सिरे हैं उनके लिए क्या करो? मिला दो। मिला दिया, यहाँ तक बात हो चुकी। अब क्या करना है, अपन को रूट टू चाहिए था भैया, रूट टू चाहिए था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और यही दूरी अपन ने यहाँ ली थी, ये भी 1 थी। अब आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा पाइथागोरस पिरामिड, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि मान लो कि यह आपका एक ट्राइंगल है, क्या है? त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, और इसमें एक कोण, एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो अपने पास 90 डिग्री का एंगल भी है भैया, यानी कि पाइथागोरस के हिसाब से यहाँ तक की तो बात है ठीक, मतलब कि त्रिभुज भी है अपने पास और 90 डिग्री का एंगल यानी कि कोण भी बना रहा है। और फिर क्या कहता पाइथागोरस कि थोड़ा और अच्छा ट्राइंगल बना लें हम, इस प्रकार से ये गया, ठीक है। तो ये आपका रहा 90 डिग्री, ठीक है। पाइथागोरस क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है पाइथागोरस? बन गया, अब अच्छा बना है, ठीक है। ये है 90, ये है 1, ये है 1, ये दूरी 1 है, ये दूरी 1 है। इसमें क्या क्या होता है आपका? ये है बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस, यानी कि ये है कर्ण। क्या है? कर्ण। ये है आपका लंब। क्या है? लंब। और ये है आपका आधार। और आधार ही मजबूत करना पड़ता है तभी इमारत बनती है। ऐसे ही आपको
मैथ्स का भी आधार, मैथ्स का भी बेस मजबूत करना पड़ेगा। इन चीज़ों पे आपको समय, अपना ध्यान, अपना फोकस जरूर लगाना पड़ेगा, तभी आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो देखिए, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। और पाइथागोरस में क्या कहते हैं वो, तो पाइथागोरस थे, उन्होंने जो थ्योरम बनाई थी, उन्होंने जो प्रमेय बनाया था, उसमें क्या कहा था कि जो आपका कर्ण है हाइपोटेनियस है ना, कर्ण का वर्ग आपके काय के वर्ग के बराबर होगा, आधार के, मतलब कि आधार का वर्ग, और लंब का वर्ग, धन लंब का वर्ग। तो अपना जो सवाल है, अपन को जो निकालना है वो क्या है, अपना कर्ण। जैसे कि इस चीज को अपन कर्ण मान लें, है ना, तो ये जो कर्ण है अपना क्या है, कर्ण का जो वर्ग है वो क्या है आपका, आधार का वर्ग। आधार कितना है, एक का वर्ग, धन आपका जो लंब है वो कितना है, एक, तो फिर से एक का वर्ग। और जब इनका वर्ग किया, एक का वर्ग एक ही रहेगा, एक पे कोई भी आप पावर कर दो, कोई भी पावर चढ़ा दो, उस पर कोई भी घात लगा दो, उसकी वैल्यू क्या रहती है, एक ही रहती है। तो ये एक रहा और ये एक रहा, तो एक और एक ने मिलके क्या बना दिया, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, एक और एक ने मिलके क्या बना दिया, दो बना दिया, दो ये आपका बन गया। और ये कर्ण था, तो इसका जो वर्ग था वो आपके इक्वल के साइड जाएगा, तो क्या कर देगा, वर्गमूल लगा देगा। ये बात तो आपको पता होगी कि इस साइड आता है तो स्क्वायर बन जाता है, उस साइड जाता है तो रूट बन जाता है ना। तो आपका जो कर्ण था, कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, √2, यानी कि ये जो वैल्यू जो अपन निकाल रहे थे जब से, इस पर इतनी मेहनत की, उसकी वैल्यू क्या आ गई, √2, मतलब एक है, ये √2 है, कितना है, वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 मिल गया, क्या मिल गया, वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 अपन को हवा में मिला है, कहाँ मिला, हवा में उड़ रहा है अभी, हवा में, पर उसको अपन को जमीन पे लाना है, अपनी नंबर लाइन पे लाना है। तो कैसे लाएंगे, बचपन में क्या करते थे अपन, जैसे कि आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें क्या करते थे, चाप लेते थे, है ना, क्या लेते थे, चाप, इस प्रकार से इसको यहाँ रखेंगे, है ना, प्रकार से जो डिवाइडर क्या कहते हैं उसको इस प्रकार लिया, ये अपन ने दूरी ले ली, और ये दूरी इस प्रकार से आपकी, देखिए ठीक से बन नहीं रहा उसमें, इस प्रकार से गए और यहाँ कट मार दिया, ये जो दूरी यहाँ थी वही दूरी अपन को यहाँ मिल गई, ठीक है। तो √2, तो अब जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, ये वाली, है ना, इसे क्या कहेंगे, √2, समझ गए। तो √2 अपना नंबर लाइन पे डिनोट हो जाएगा, √2 अपना नंबर लाइन पे डिनोट हो जाएगा, और डिनोट हो जाएगा यानी कि √2, अभी क्लासिफिकेशन कर रहा तब बता रहा कि वो है क्या। √2 तो हो गया, होगी कौन सी चीज ने, जब भी रूट के अंदर, रूट स्क्वायर रूट वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है और उसमें अगर ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, काय का लगा है, ऋण का चिन्ह लगा हुआ, तो वो आपकी नंबर लाइन पर कभी भी डिनोट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो देखिए, जब यहाँ पर -2 है, अगर मैं यहाँ पर एक की वैल्यू ले भी लूँ, पर उन एक का जब मैं वर्ग करूँगा तो वो होने तो आपके पॉजिटिव है, अगर मैं नेगेटिव साइड भी जाऊँ कि यहाँ मुझे -√2 मिल जाएगा, तो मैं जो वैल्यू लूँगा कि -1, लेकिन -1 का मैंने जब स्क्वायर किया, ठीक है, इनका स्क्वायर किया, तो होना क्या है, ये -1 काय का बनेगा, प्लस का, ये -1 काय का बनेगा, प्लस का, और ये क्या हो जाएंगे, 2। मतलब कि ऋण का जो नंबर है, वर्गमूल में जो ऋण का अगर आपको नंबर दे दिया गया है, तो वो आपका नंबर लाइन पे डिनोट नहीं होगा, यानी कि यह संख्या एक काल्पनिक है, यह असल में वास्तविकता में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बेस नहीं कर सकती, यहाँ लाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस प्रकार के नंबर को वास्तविक कहेंगे। अब मैं आता हूँ, अभी तक मैंने आपको बता दिया नंबर लाइन क्या है, इसके पहले बता दिया डेसिमल क्या होते हैं। अब आता हूँ मैं नंबर के क्लासिफिकेशन पर, नंबर्स का क्लासिफिकेशन, नंबर का क्लासिफिकेशन,
ठीक है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से बांटा जाता है, नंबरों को किस प्रकार से बांटा जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? संख्याओं कह लीजिए या संख्या कह लीजिए, बात एक ही है। तो संख्याओं का वर्गीकरण, क्या? वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ बात काय की होनी है? क्लासिफिकेशन की, कि कितने टाइप के आपके नंबर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में 3 टाइप के होते हैं जो मुख्य हैं, फिर उनको भी आगे क्लासिफाइड किया गया है। पहले होते हैं आपके रियल नंबर्स यानी कि आपके होंगे वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविकता में अपने पास हैं, जो नंबर लाइन पर बेस होती हैं, नंबर लाइन पर बिलोंग करती हैं, उनके लिए अपन क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। उनके लिए कहेंगे रियल नंबर्स। क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। दूसरी जो टाइप आती है वो आती है इमेजिनरी यानी कि इमेजिन करना यानी कि कल्पनाओं में है जो चीज वास्तविकता में नहीं है। ठीक है, जैसे कि भूत, प्रेत, आत्मा, ये कल्पनाएं हैं, असल में नहीं मिला होगा कभी, और मिल जाए तो बताना मुझे, है ना। तो इस प्रकार से अपन करते हैं उनका क्लासिफिकेशन। अभी आते हैं क्लासिफिकेशन। पहला जो है वो है आपका रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर। दूसरा जो है वो है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। कौन सा? रियल और इमेजिनरी। रियल के लिए क्या कहेंगे? जो रियल है, वास्तविक में है अपने पास, उसे कहेंगे अपन वास्तविक। थोड़ी हिंदी में कच्चे हैं यार, क्या करें। वास्तविक संख्या। और जो इमेजिनरी है यानी कि काल्पनिक, कल्पनाओं से परिपूर्ण है, कल्पनाओं से भरा हुआ है, काल्पनिक संख्या कहेंगे उसे। जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्पनाओं में है, ना कि वास्तविक में है, उन्हें काल्पनिक कहेंगे। अब बताता हूं मैं कि इनकी विशेषता, इनकी खासियत क्या होती है। तो जो इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनका जो चरित्र है, वो किस प्रकार का है? रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्याओं का। तो देखिए हमेशा ये जो रियल है, यह आपके P/Q के फॉर्म में रहेंगे, हमेशा ही P/Q। किसमें? P/Q। और आपका जो यहाँ पर Q है, Q ये Q है, कौन है? Q है। Q नेवर इक्वल्स टू 0, कभी भी वह 0 के बराबर नहीं होगा। अगर वो 0 के बराबर हुआ, इकट्ठे लगा दिया मैंने कि 0 के बराबर आपका Q कभी नहीं होने वाला।
अगर वो 0 के बराबर हुआ तो वो वास्तविक नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, इस पर चर्चा करें क्या? तो देखिए यहाँ गौर से देखना, क्या है कि कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहा 5, इसके नीचे आपने जब 2 लगाया, अगर क्या लगाया, 2 लगाया, 5 के नीचे 2 लगाया, यानी कि 5 का हमें भाग देना 2 से, हमने भाग दिया, हमें क्या मिला, 2.5, यही मिला ना, 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव लिया, 10 हुआ, वो 1 पद लगाए में 10 में, और 2 बना 10, 2 पंचे 10, 2 5 जा 10। ये तो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ और लेते हैं, क्या लें, 5 के नीचे हम 3 लेते हैं, क्या लिया हमने, 3। तो 3 एकम 3, बचे कितने, 2। अब 2 बचे, दशमलव आया, और दशमलव आया तो 2 का हुआ 20 हुआ, और 20 हुआ तो 6 3 18, और फिर से वो 20 होगा, 2 बचेगा, इस प्रकार से 1.6। ये तो ठीक है, एक बार मैंने लगा दिया, मैंने दशमलव में बता भी दिया आपको क्या चीज़ है, क्योंकि ये 6 का जो पैटर्न है उसे रिपीट कर रही है, तो अपन ने बार लगा दिया। यहाँ तक तो बातें ठीक। अगर मैं 5 के नीचे 0 लगा दूं, ऐसी बात पे आया हूँ वापस, 5 के नीचे मैं 0 लगा दूं, क्या लगा दूं, 0, और कहूँ कि जिसका भाग दो, तो आप क्या उत्तर देंगे? कुछ ढक्कन बैठे हैं, वो कहेंगे सर 0, और इसका आंसर 0, यही कहेंगे, पर यह गलत है। क्यों गलत है? चूंकि अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह 3 ले लूँ और फिर मैं इसके नीचे 0 लगा दूँ, तो भी आप 0 कहेंगे क्या? फिर तो ये 3/0 5/0 बराबर हो गए कि नहीं हो गए? और 0 मैं मान लूँ कि 3/0 और 5/0 बराबर हैं, और 0 कोई एक संख्या 0 मैं काट दूँ तो 3 बराबर 5 हो गए। फिर तो पूरी गणित ही आपने बेकार करके रख दी। इसलिए जो हमारे गणितज्ञ हैं उन्होंने क्या कहा है कि भैया ये जो 0 अगर आ गया किसी के नीचे तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता। मैंने अभी बताया था इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें। कैसी बातें? इन्फिनिटी यानी कि वो अनंत तक जा रहा है, अनडिफाइंड यानी कि वो डिफाइन ही नहीं किया गया, उसकी परिभाषित ही नहीं किया, उसकी कोई परिभाषा दी ही नहीं गई, और दी नहीं गई तो उसके लिए क्या करें अपन, क्या बता दें, उसकी अपन भी अनडिफाइंड कहेंगे, है ना। अपन को पीएचडी नहीं करनी है गणित में, अपने लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है। क्या निकालना है? एग्जाम। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, एक तीसरी बात और है। तीसरी बात क्या है? आपके P तथा, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, P तथा Q क्या रहेंगे? P तथा Q हमेशा क्या रहेंगे? इंटीजर रहेंगे भैया, इंटीजर यानी कि पूर्णांक समझते आप? पूर्णांक पूरा का पूरा अंक रहेगा, दशमलव में नहीं रहेगी कोई चीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीजर। तो यहाँ पर 3 बातें मैंने बताई। P/Q के फॉर्म में रहेगा आपका वास्तविक नंबर, रियल नंबर। Q बराबर 0 कभी नहीं होगा। P तथा Q हमेशा पूर्णांक इंटीजर रहेगा। ठीक है, और एक बात और इस P/Q के बारे में बता दूं मैं, वो क्या है कि P/Q यानी कि क्या है? P/Q यानी कि कोई भी नंबर, P 5 ले लो और Q 2 ले लो। ठीक है, ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेंगे, उनका जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसमें, यानी कि यहाँ पर 50/20 कभी नहीं लिखा जाएगा, ये लिखना एकदम गलत है। क्योंकि इसमें से देखिए 50 और 20 0 कट रहा है। किस प्रकार से? 50 को 5 गुणा 10 लिख लो, 20 को 2 गुणा 10 लिख लो, तो 10 और 10 तो आपके कट गए, क्या हुए? कट चुके हैं।
तो हमेशा P/Q फॉर्म जो कि आपका रेशियो अनुपात में जो होते हैं, जो अपन फ्रैक्शन में नंबर लिखते हैं, उन्हें हमेशा सिंपलेस्ट वे में लिखा जाता है। उनका जो सिंपल फॉर्म होता है उनमें लिखा जाता है, ना कि आप 50 और 20 लिख लो, ठीक है, ये कभी नहीं लिखोगे आप। उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी कि आपका जो है 12/4 है, 12/4 कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 और 2 कटेगा, ऐसे भी काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 3, तो यहाँ क्या आएगा 3, इस प्रकार से। और यह 3/1, 3/1 भी आपका P/Q फॉर्म है, यानी कि हर एक नंबर 1 2 3 4 इन हर नंबर के लिए अपन काय में लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, इनके लिए अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यह सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रियल नंबर की। किस प्रकार से कर रहा है, 1 एक आपका इंटीजर भी है, पूर्णांक है, दशमलव में नहीं है संख्या। आपका ये वाला 1 ये भी एक पूर्णांक है, आपका ये 2 एक पूर्णांक है, तथा यहाँ पर कहीं 0 नहीं है, 0 नहीं है यहाँ पर, Q इक्वल नॉट 0। और ये जो P है ऊपर वाली जो संख्या है, P तथा Q इंटीजर है, Q इक्वल नॉट 0 है, और P/Q के फॉर्म में ये चीजें हैं। तो यह वास्तविक संख्या की जो तीनों प्रॉपर्टी हैं उनके लिए फॉलो कर रहे हैं। तो अब कौन कौन से नंबर आपके रियल नंबर में आते हैं ये बात जाननी। तो कौन कौन से आते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, एग्जाम्पल देखिए आप, P/Q का फॉर्म आपका 1 2 3 4 ये सारे के सारे नंबर। उसके बाद आपका 23/7, कितना 23/7, मतलब कि ये P/Q के फॉर्म में, ठीक है। और ये भी P/Q के नीचे 1 1 1 लगा दो तो P/Q के फॉर्म में हो गए। उसके बाद आपका रूट में जो नंबर आएंगे, √2, √3, √4 का तो पता ही है 2 में तब्दील हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से सारे के सारे नंबर आपके रियल हैं। क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो रियल पर इतनी बात काफी है मेरे हिसाब से कि रियल नंबर मैंने बता दिए। रियल नंबर्स का भी बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है, वो अपन आगे करेंगे। अब इमेजिनरी देख लेते हैं, इमेजिनरी क्या है। तो इमेजिनरी संख्या यानी कि काल्पनिक संख्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नंबर लाइन पे बताया था कि अगर वर्गमूल स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है और वो नेगेटिव नंबर है तो वह एक इमेजिनरी नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे कि ये मैंने -√2 ले लिया, तो इसके लिए अपन नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, उसको डिनोट नहीं कर सकते। ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं अपने पास कि अपन उसको कर पाए। √2 के लिए तो अपन ने बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर √2 के लिए प्रदर्शित कर दिया था, लेकिन -√2 के लिए नहीं कर सकते। यह एक प्रकार का काल्पनिक नंबर हो गया। तो बेसिक जो डिफरेंस है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में, वह यह है कि रियल नंबर को अपन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन है उस पर डिनोट कर सकते हैं, उस पर प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है उसको नंबर लाइन पर अपन डिनोट नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते एकदम, ठीक है। तो √2 है, इसके लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपका √2 × √-1, कोई भी नंबर हो उसको ऐसे लिख सकते हैं। √-5 है तो √5 × √-1, मतलब कि क्या होता है कि दोनों में, अगर दोनों में रूट लगे हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट वही रहेगा, अंदर की संख्या का सिर्फ गुणा हो गया। 2 और ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण 2 दे देगा, 5 और ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण 5 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो गणतज्ञ थे या हैं और आगे रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि ऋण 1 मतलब कि वर्गमूल ऋण 1 स्क्वायर रूट -1 के लिए उन्होंने I से रिप्रेजेंट किया, I से, कैसे, आई एक मूवी भी थी आपने देखी हो शायद, बहुत अच्छी। तो I से क्या किया, रिप्रेजेंट किया, और I को क्या नाम दिया, I को नाम दिया हमने आयोटा।
इसके लिए आयोटा नाम दिया गया। अब आयोटा ही क्यों दिया? कोई वैज्ञानिक होंगे, उन्हें ये नाम अच्छा लगा होगा, या शायद उनका खुद का ही नाम आयोटा हो, या उनके कोई होंगे संगिनी चाहने वाले, उनका नाम आयोटा होगा। ठीक, तो उन्होंने नाम दे दिया आयोटा। और ये क्या हो गया? ऋण 1 वर्गमूल ऋण 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। आई की वैल्यू √-1, √-1। और इसका जब अपन वर्ग कर दें, क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो आई का होगा वर्ग। दोनों साइड अपन स्क्वायर कर सकते हैं ना मैथ में, मतलब कि कोई भी बदलाव करना है दोनों तरफ बराबर करो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ पर आपका a है, a = 2 है, अलजेब्रा में पढ़ते होंगे। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हो तो यहाँ भी 5 से कर दो, तो दोनों चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर एक सा बदलाव करना। तो यहाँ वर्ग लगाया तो मैंने यहाँ भी वर्ग लगाया, और वर्ग लगाया तो आपको पता है वर्गमूल की वैल्यू 1/2 होती है, और उस पर अपन ने वर्ग कर दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, गुणे, जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऋण 1। मतलब कि 2 वैल्यू आपको बता दी, i √-1, i² -1। इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस देख लो। ये अपने एकेडमिक का जब अपन कक्षा में पढ़ते थे, 12वीं तक अपन ने पढ़ाई की, तब तक के लिए ये चीज़ें थी। यह कॉम्पिटिटिव में इनसे कहीं भी सवाल नहीं पूछा गया है, और कभी पूछा गया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनसे सवाल नहीं पूछे जाते। इमेजिनरी नंबर को लेकर कोई भी सवाल नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर पर होते हैं सवाल। जहाँ से बनते हैं वो रियल नंबर से बनते हैं। अब एक आखिरी चीज़ और है, वो सिर्फ मैं ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ, उसका भी कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो वो आप देखो, वो तीसरी क्या है? तीसरी जो चीज़ है, या तीसरा जो वर्गीकरण है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। किस प्रकार का नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आपकी सम्मिश्रित। अब सम्मिश्रित कैसे लिख दें? सम्मिश्रित, स्पेलिंग जरा देख लेना आप, पर सम्मिश्रित बोलते हैं, सम्मिश्रित संख्या है। ठीक है, सम्मिश्रित। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? बहुत सी चीजें ली, उनको मिला दिया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी नहीं है, सिर्फ 2 चीजें हैं। 2 चीजें कौन कौन सी? एक आपका रियल नंबर, एक आपका इमेजिनरी नंबर। तो जब भी रियल नंबर है 2, और आपने इमेजिनरी नंबर ले लिया -√2, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार के नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कोई भी आधे, 3, धन, ऋण 2 या ऋण 3, कुछ भी हो, ये आपके क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं बनते। बात सिर्फ रियल नंबर पे करनी है, जो मैं आने वाली क्लास में करूँगा, अगले दिन करूँगा। तो आज अपन ने सबसे पहले पढ़ा डेसिमल। डेसिमल में जाना कि डेसिमल कितने टाइप के हैं। डेसिमल अपने पास 3 प्रकार के हैं, शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव तथा आवर्त दशमलव, और तीसरा है अशांत तथा गैर आवर्ती, यानी कि टर्मिनेटिंग है, फिर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और थर्ड जो लास्ट है वो है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, उसमें अपन ने जाना किस किस प्रकार के डेसिमल होते हैं। जब अपन नंबर लाइन पर आए तो नंबर लाइन पे अपन ने जाना किस प्रकार से अपन जो आपके अंडर रूट में जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनके लिए अपन किस प्रकार से नंबर लाइन पर मतलब कि डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसमें ये बात भी जानी कि रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पर डिनोट हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर आपके नंबर लाइन पर डिनोट होंगे, ना कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ना कि आपका इमेजिनरी नंबर। यानी कि सिर्फ वास्तविक संख्याएं ही अपन नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, और जो अवास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, उनको नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो सकते। और जब अपन फिर आए यहाँ पर क्लासिफिकेशन पर, तो आज अपन ने जाना रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं।
अपन को अब सिर्फ रियल नंबर पर बात करनी है। आगे की क्लास में मैं रियल नंबर को और क्लासिफाइड करूँगा, क्या बताऊँगा उसके क्या क्या टाइप होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, और जो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स उन पर अब कोई चर्चा नहीं होगी, वो अपन को नहीं करना, वो सिर्फ मैंने आपके बेसिक नॉलेज के लिए बताया है। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त हों जो फ़िलहाल में MP जेल प्रहरी की या MPSI की या कुछ जो हों SSC की भी तैयारी, क्या है SSC का लेवल में अभी टच नहीं कर रहा क्योंकि अभी MP जेल प्रहरी पर फोकस है, तो आगे जाके इसी के क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो अभी MP जेल प्रहरी या MPSI की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जोड़िए, उनको बताइए कि यहाँ पर फुल बैच एकदम फ्री आपके लिए चलाया जा रहा है। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और एक अच्छे रूप से अपन आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता जरूर पाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।